हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम व्हाई दिस चैप्टर, राइट? सो इस चैप्टर का जो वेटेज है नीट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे सो दैट आपका जो नीट का प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाए। Right, so my name is Vibhati Jain and I'll be your physics teacher on Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya. Right, so let's start with first session of current electricity. So guys, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही सारे एक्साइटिंग सेशंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि आपको अपनी नीट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? आई एम श्योर कि आप सबने 8th में 10th में सब ने अच्छे से पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे भी हम उसी इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे बच्चों, बट थोड़ा सा डिटेल में, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिकोड किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, और नीट के जो क्वेश्चन है उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर पाओ। So electric current is nothing but what? Rate of flow of charge through any cross sectional area of the conductor। जो कि हम पढ़ते आ रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर ये आपका कंडक्टर है, इसके किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से t टाइम में q चार्ज पास होता है, राइट? सो करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन बच्चों क्या हो जाएगा? Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? अब हमने ये भी देखा था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब Q इज इक्वल्स टू NE, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ Q अपॉन T यू कैन ऑल्सो राइट करंट एज NE अपॉन T, वेर N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, या फिर आप बोल सकते हो N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एंड E इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो यहाँ पे E इज़ 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली यू कैन टेक इट एज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, राइट? सो दैट इज़ हाउ यू कैन राइट करंट इन सिंपल फॉर्म। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं based on this concept बच्चों, very basic question, how many electrons pass through a bulb in 1 minute if the current is 400 milliampere? ठीक है, so we have time, bulb से कितने electrons pass होंगे in 1 minute? Time is given as 60 seconds. We use SI units बच्चों, so 60 seconds is the time. Current is 400 milliampere, so you can write it as 400 into 10 power minus 3 ampere, which is equal to 0.4 ampere. ठीक है, so this is the amount of current. Now we know that I is equals to NE upon T, so N will be IT divided by E, right? I is 0.4, T is 60 divided by E is 1.6 into 10 power minus 19. So point से point हटा 4 and this will be 15. So we have 15 into 10 power 19 electrons passing through this bulb in 1 minute बच्चों, in 1 minute. I hope this is clear, right? ठीक है, चलिए। Now let's talk about the types of current. आपने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे ही हम यहाँ पे करंट को दो तरीके से डिफाइन करेंगे, वन इज एवरेज एंड अदर वन इज इंस्टेंटेनियस। ओके, सो एवरेज करंट क्या होगा? लेट्स से वी हैव अ कंडक्टर समथिंग लाइक दिस। ओके, ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर से Q चार्ज पास करता है इन टाइम t. ओके, सो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन लेट्स से चार्ज Q इज पासिंग इन टाइम t. फाइन, सो एवरेज करंट इज नथिंग बट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट्स इट,
एवरेज करंट इज नथिंग बट टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की। सो बच्चों मेक श्योर कि आप लोगों को ये टेक्निक आगे से याद रहे। जब भी हम इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज़ करते हैं वी ऑलवेज यूज़ डिफ्रेंसिएशन। ओके, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब, इंस्टेंटेनियस नाम से पता चल रहा है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कंडक्टर से क्या करंट पास हो रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। फाइन। सो इंस्टेंटेनियस करंट को हम यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे, dq by dt, differentiation of charge with respect to time will be your instantaneous current. I hope this is clear guys. I instantaneous is equals to dq by dt. ठीक है, चलिए। So based on this concept let's solve one question. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। If the amount of charge flowed in t time through a cross section of wire is beta t minus gamma t square, q is given as beta t minus gamma t square. Beta and gamma are constants. Find the electric current in terms of t. Electric current in terms of t क्या होगा, ठीक है। So जैसा कि हमने देखा I instantaneous is dq by dt. So यहाँ से बच्चों if you differentiate this value dq by dt you'll get the value of I. तो डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, बीटा t माइनस गामा t स्क्वायर, राइट। सो इट इज बीटा टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ t विच इज 1 माइनस गामा टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ t स्क्वायर विच इज 2t। ओके, सो दिस विल बी बीटा minus 2 gamma t. So this is nothing but your current in terms of time. I is equals to beta minus 2 gamma t. अब देखो current is time dependent. If you want to find what is the current through this conductor at t is equals to 0, अब बोलोगे मैम let's put the value of t is 0, है ना। So it will be beta minus 2 gamma into 0 which is beta. Okay. If you put t is equals to 1, the value of current will be, let's say this is I0, this is I1, so it is beta minus 2 gamma into 1 which is beta minus 2 gamma. So that is how you can find the value of current at any instant t. ठीक है, चलिए अब कुछ important points डिस्कस कर लेते हैं। फाइन, अभी तक हमने देखा कि करंट आपका जो होता है दैट इज़ यू नो I is equals to dq by dt इंस्टेंटेनियस और एवरेज इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे। अब बात करते हैं कि क्या करंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी गाइस, पर कन्फ्यूजन ये होता है कि मैम इसके पास तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, हम डायरेक्शन भी डिफाइन करते कि सर्किट में इस पॉइंट से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, राइट। करंट के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा कैसे? तो बच्चों वेक्टर की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होना है तो उसके लिए उसके पास तीन चीज़ें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो करंट आपका जो होता है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो मैम टेक्निकली तो इट शुड नॉट बी स्केलर ऑल्सो, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, स्केलर को चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना। इट हैज़ डायरेक्शन ऑल्सो, तो ना इस करंट को स्केलर ने अपने पास रखा, ना करंट को वेक्टर ने अपने पास रखा। तो देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज़। तो करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो करंट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। फाइन। SI unit of current is ampere. Capital A is the representation. Fine. अब बात करते हैं कि मैम डायरेक्शन, लेकिन कैसे बताएं कि क्या डायरेक्शन होगा करंट का। सो इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अगर एक कंडक्टर है उसमें पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है।
or the direction of flow of electron gives the direction of electric current. Okay, अगर मैं किसी कंडक्टर में बात करूं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. फाइन मैम, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक दो चीज़ें कौन सा यूज़ करना है? सो बच्चों डू नॉट वरी, हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट ओवर हियर विच इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी आवर डायरेक्शन ऑफ करंट. फाइन, अब वी नो दैट चार्ज इज कंजर्व्ड. बच्चों आपका जो वायर है वो चार्ज को खाएगा नहीं, है ना. जितना चार्ज इस एंड से एंटर करेगा उतना ही चार्ज इस एंड ऑफ द कंडक्टर से एग्जिट करेगा. राइट, सो चार्ज जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट कर जाएगा बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड. ओके, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंटरिंग वन एंड is also equal to rate of flow of charge exiting to another end. right, so आपका जो करंट है इस एंड से जितना एंटर करेगा उतना ही इस एंड से बाहर जाएगा. ऐसा नहीं थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा. राइट, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड. आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर बच्चों. फाइन, तो एक बारी और देख लेते हैं व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ताकि आपको जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो डायरेक्शन डिसाइड करने में प्रॉब्लम ना हो. बिकॉज आगे हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड करना या पता करना यूजिंग गिवन सर्किट वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है. तो थोड़ा सा टॉपिक पे और चर्चा कर लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा. राइट, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट देर आर सम रेड एरोज. ओके, एंड ये जो रेड एरोज हैं दैट इज़ नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है. ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जाहिर सी बात है बच्चों, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव के पास ही आएगा. राइट, सो डायरेक्शन ऑफ करंट जो आपका होगा दैट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन आपका जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो करंट जो है वो उल्टा चलेगा इलेक्ट्रॉन से, वो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ओके, सो ब्लैक एरो जो है दैट represents the direction of current in this particular circuit. Fine. तो जब भी आपको बैटरी गिवन है इन अ सर्किट, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं. अगेन बच्चों, मैम आपने तो हर बार इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट लाइन में घुमाया. व्हाट इफ इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तब क्या करंट होगा? यस, डेफिनेटली होगा. करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, है ना. तो भले ही वो गोल गोल घूमे लेकिन भैया क्रॉस सेक्शन से तो पास कर रहा है ना. तो उस केस में करंट तो होगा. तो कैसे कैलकुलेट करें मैम, करंट कैसे निकालेंगे उस केस में? सो इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों. इलेक्ट्रॉन आपका जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, समथिंग लाइक दिस. स्पीड इज v, रेडियस r मान लो. ठीक है, ये सेंटर हो गया. अब इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन f मान लो, एंड टाइम पीरियड फॉर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन इज t. ठीक है, और लेट्स से इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन q चार्ज रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, सो करंट यहाँ पे जो होगा, करंट I इज चार्ज अपॉन टाइम या फिर 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, है ना. तो इट इज q इंटू एफ. बट मैम फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई f इज इक्वल्स टू ओमेगा. सो f इज ओमेगा अपॉन 2 पाई. सो यहाँ से यू कैन ऑल्सो राइट f एज ओमेगा अपॉन 2 पाई इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज q ओमेगा अपॉन 2 पाई. ठीक है, या फिर आप you can also write this one as v is equals to omega r. तो omega will be v upon r. तो यहाँ से omega को v upon r पुट कर लो, तो आपका जो करंट आएगा
if charge particle is moving in a circle of radius r, it will be qv upon 2 pi r. ठीक है, fine. So that is how you can calculate the value of current if the particle is moving in a circular path. है ना, easy. देखो पूरा circular motion का concept है यहाँ पे. Next is generally हमने देखा है कि I is equals to dq by dt. So dq is I dt. अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विल बी टोटल चार्ज एंड इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम T1 to T2 विल गिव यू व्हाट, टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इन T1 to T2 टाइम. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन विल टेल यू एरिया अंडर द कर्व. तो इंस्टेड ऑफ इक्वेशन, if IT graph is given, then you can also find area under the curve to calculate the total charge flown through that conductor in T1 to T2 time. For example, this is your IT graph, है ना? इसके नीचे का एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे, so it will give you what, total charge flown through conductor in T1 to T2 time. Right? Next is current density. So current density जो होता है, that is very simple बच्चों, at the same time very important. Current density is nothing but what, as the amount of charge flowing per second through a unit area held normal to the direction of flow of charge at that point. Okay, this is your unit area. ठीक है, इस unit area से 1 second में कितना charge flow करेगा, that is nothing but current density. But हमेशा unit area तो मिलेगा नहीं. Let's say the area of cross section over here is A and charge flowing per second through this cross section is nothing but current. So I current is passing through this cross section perpendicular to it, something like this. ठीक है. Then current density is defined as J vector is equals to I upon A vector. ठीक है, where A vector is nothing but area vector and direction of area vector is always perpendicular to the surface. ठीक है, so J vector is nothing but what, your current density vector. So current density is a vector quantity बच्चों, and that is I upon A vector. ठीक है, so you can also write I as J vector dot A vector, which is JA, magnitude wise it will be JA cos theta. Fine. And theta is nothing but the angle between J vector and A vector, और जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, J vector होगा. Fine. SI unit of current density is ampere per meter square. Okay, SI unit of current density is ampere per meter square. I hope everything is clear so far. अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों. Based on the formula, we have an electron beam has an aperture of 2 millimeter square. Okay, so this will be 2 into 10 power minus 6 meter square. SI unit में convert करना ज़रूरी है. A total of 7 into 10 power 16 electrons flow through any perpendicular cross section per second. बोला क्या, एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 7 into 10 power 16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. फाइन, आपको बताना है व्हाट इज द करंट डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम. ओके, सो गिव इट अ ट्राई गाइस. फटाफट से इसको ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और ट्राई कीजिए. करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइए, आपके पास हम श्योर आंसर आ जाएगा. बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अदरवाइज एंटायर क्वेश्चन इज फॉर्मूला बेस्ड. ऑल राइट, सो करंट ओवर हियर will be Ne upon T. N is number of electrons, that is 7 into 10 power 16. E is 1.6 into 10 power minus 19 divided by time is 1. So this will be 7 into 1.6 into 10 power minus 3 ampere. ठीक है, current density J will be I upon A. And it is perpendicular to cross section, so it will be I upon A. So this is 7 into 1.6 into 10 power minus 3 divided by area, that is 2 into 10 power minus 6.
So this will be 0.8 and we have 5.6 into 10 power 3 ampere per meter square. So this is our current density. I hope this is clear guys. ठीक है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर. तो अब मेन स्टोरी जो है इलेक्ट्रिक करंट की वो यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों. ठीक है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा. इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों. आप एकदम एटम थ्योरी से इसको समझ सकते हो. एटम क्या होता है अपना. एटम के न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, फिर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. राइट. प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. तो बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है. फाइन. एंड वी नो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज K(Q1 Q2) अपॉन R² ओवर हियर. तो जो न्यूक्लियस के पास की ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस से दूर वाली ऑर्बिट्स. ठीक है. न्यूक्लियस से जो दूर ऑर्बिट है उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता. तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी लालच दोगे, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे, वो यहाँ से निकल के फ्री हो जाएगा. ये अपने घर को छोड़ देगा, अपने एटम को छोड़ देगा और वो निकल के फ्री हो जाएगा. समथिंग लाइक दिस. देखो यहाँ पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने घर को छोड़ के इधर उधर घूम रहे हैं. ठीक है. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दिस आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. फाइन. नाउ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही कंडक्टर में रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करने के लिए. दैट इज़ वाई दिस आर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. दैट इज़ वाई दिस आर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. सो ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जिनका अपने न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. थोड़ा सा लालच दिया, अपने घर को छोड़ के ये बाहर की तरफ चल दिए और इस तरीके से ये कंडक्टर में क्या करते हैं, मूव करते हैं. फाइन. सो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग चार्ज in the conductor from one place to the another. That is why these are free electrons or conduction electrons. ठीक है. अब होता क्या है कि आप अगर सॉलिड सब्सटेंसेस की बात करें तो उनका कंडक्टिविटी मतलब वो कितने अच्छे से चार्ज को अपने थ्रू, करंट को अपने थ्रू पास होने देंगे, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे. ठीक है. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे. जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं फॉर एग्जांपल मेटल्स, उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर 29 पर मीटर क्यूब होते हैं. मतलब 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग होते हैं और इट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर. सो दैट इज़ वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फाइन. एंड देयर आर सम मटेरियल, इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है, उनको आप लालच दोगे वो इतनी ईजिली अपने घर को नहीं छोड़ेंगे. राइट. तो उनके पास ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. इवन आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लो उसके अक्रॉस, बट अगेन बच्चों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाएंगे. राइट. एंड बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, वहाँ पे आप अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते बिकॉज चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए वी डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. राइट. सो सच मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स. सो दैट इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टर. देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा है. फाइन. थोड़ी सी लालच दी, देखो अपने एटम को छोड़ के ये आगे पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर. ठीक है. नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो मैम इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए है ना. इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद क्या करंट मिलेगा? मतलब एक वायर पड़ा हुआ है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, एक वायर का टुकड़ा है. आपने कभी उस वायर को उठाया, सिर्फ इतना छोटा सा टुकड़ा है, आपने कभी उस वायर को उठाया और कभी आपको झटका लगा? ऐसा नहीं होता. राइट. क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें से करंट फॉर श्योर फ्लो करेगा. फाइन.
यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को जब पहली बार फ्रीडम मिलती है, वो पहली बार अपने घर से जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, तो वो सारी की सारी एकदम रैंडम ऐसे इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके कारण नेट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और नेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू वन क्रॉस सेक्शन आपका 0 हो जाता है। कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, और इस तरीके से रैंडम मोशन की वजह से नेट पैसेज ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन बिकम्स 0। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो करंट होता है, नेट करंट थ्रू दिस विल बी 0। फाइन। लेकिन जैसे ही आप इन्हें थोड़ा डिसिप्लिन में लाएंगे बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इन सब पे एक फोर्स लगेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज इक्वल्स टू QE, राइट। ये जो फोर्स है इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। अगर आप किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात करें तो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज फ्लो होगा, राइट। and that net charge का rate of flow is nothing but what? Current. So that is how we get current in the conductor. ऐसा नहीं है कि करंट, कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, करंट मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, आपको थोड़ा सा और लालच देना पड़ेगा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों 2 तरीके के मोशन है। देखो, एक तो नॉर्मल कंडीशन में जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब इलेक्ट्रॉन फटाफट इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत ही रैंडम मोशन है, राइट। तो उस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो थर्मल स्पीड से मूव करता है, ठीक है। जो थर्मल स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है, राइट, एट रूम टेम्परेचर। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं अपने घर से और रैंडम भागते हैं तो उनकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड की ऑर्डर में होती है, ठीक है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, सब कोई एक डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन उनका जर्नी इतना इजी नहीं होता। यहाँ पे उनको रियलाइज़ होता है कि भैया घर से भाग तो गए लेकिन सरवाइव करना इट्स नॉट दैट ईजी, राइट। तो यहाँ पे बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो इसको ऐसे तो खींच रहा है, बट एट द सेम टाइम वी हैव अदर एटम्स। तो यहाँ पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट एटम से कोलाइड करते करते आगे बढ़ेगा, दुनिया भर के धक्के खाते खाते वो आगे जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, ठीक है। तो जिस स्पीड के साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज गिवन एज E डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ, वेयर टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इज I इज इक्वल्स टू NE/AVD, right? Very important guys, and I upon A is NeVd. So I upon A is current density, right? So J is equals to NeVd. Fine. So this are very important formulas that you should remember. And in fact आपका जो drift velocity होता है इलेक्ट्रॉन का, that is very small and approximately of the order of 10⁻⁻⁴ meter per second. Fine. So do remember this one. I think we got one question based on this one in 1991 paper. I don't remember the exact year, yeah, but we had one question from this point. Okay, what is the range of drift velocity of an electron in a conductor? तो approximately आपका क्या है 10⁻⁴ meter per second. Fine. So do remember all these points. Now over here you can see that if electron is moving from this to this end, from positive to negative end, negative to positive end, तो क्या होगा, ये सीधा नहीं जाएगा, उसकी जर्नी उतनी इजी नहीं है, ये आराम से सबसे टकरा के सबको हाय बोल के जाएगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो पहले ये यहाँ गया, ये इससे कोलाइड हुआ, फिर इससे कोलाइड हुआ, फिर इससे कोलाइड हुआ, इससे,
ऐसे ऐसे, and this is the path followed by the electron. Okay, fine. So guys, this is the first collision, this is the second collision, this is third collision, this is fourth, then fifth, sixth, seventh, eighth, and so on, right? So there are multiple collisions. Fine. So average time between two successive collision is known as relaxation time. Average time between two successive collision over here is known as relaxation time, and that is nothing but lambda upon Vrms, where lambda is mean free path and Vrms is the RMS speed of electron. So mean free path क्या होगा? तो यहाँ पे you can see that बच्चों कि between any two collision electron has to cover some distance. ठीक है? So average of all the distances covered between two successive collision is nothing but mean free path. I hope everything is clear so far. So let's solve one question bachcho. When the current I is flowing through a conductor, then the drift velocity is V. When current I is flowing through the conductor, drift velocity of the electron is V, and if current 2I is flowed through the same metal but having double the area of cross section, इसका area of cross section double कर लो, then what will be the drift velocity? ठीक है, first conductor है, area of cross section I, current is I and drift velocity is V, and we have one more conductor having current 2I and area of cross section 2A. So what will be the new drift velocity of the electron through the second conductor? राइट, मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा. फाइन, ऑलराइट, एंड एन भी चेंज नहीं होगा आपका. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन. वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी. So V is the drift velocity, A is area of cross section, E is charge on one electron, and N is number of free electron per unit volume, right? So this is the relation for the first situation. For second situation, we have 2I is equals to NE into 2V into 2A into V dash, where V dash is the new drift velocity. तो यहाँ से बच्चों V dash can be written as 2I upon NE into 2A. 2 cancel, so this will be I upon NEA, and if you look at it बच्चों, V is also I upon NEA. तो क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सिमिलर है? यस. तो V डैश और V भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे. सो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू V ओनली. करंट बढ़ा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ा, दोनों 2 टाइम्स बढ़ गए, तो उनका जो इफेक्ट है दैट विल बी कैंसल्ड. फाइन. चलिए, next is mobility बच्चों. We had one question in 2020 exam based on this topic. Mobility is nothing but drift velocity per unit electric field, है ना? It is denoted by mu, and it is drift velocity Vd divided by electric field E. अब drift velocity क्या होता है? Drift velocity is E divided by m into tau. तो यहाँ से you can write mobility as E tau divided by m into E. E cancel, so this is E tau divided by m. ठीक है. So that is how you can find drift mobility, right? And its unit is meter square per volt into second. Fine. So let's solve one question from 2020 paper. A charged particle having drift velocity 7.5 into 10 power minus 4 meter per second in an electric field of value 3 into 10 power minus 10 volt. ठीक है, has mobility in meter square volt inverse second inverses. What will be the mobility? E is given, Vd is given. Look at the formula guys, it is Vd upon E, है ना? So this question is directly based on formula. Try this one guys. फटाफट से everyone, you just have to do the calculation only. Try this one. Vd upon E, right? And calculation is also very easy. Mobility mu is Vd, that is 7.5 into 10 power minus 4 divided by
E, that is 3 into 10 power minus 10. So this will be 2.5 into 10 power 6. So mobility over here is 2.5 into 10 power 6, which is option B. I hope this is clear, guys. Any doubt so far? If you have any doubt, just let me know in the comment section. Right? चलिए. Next is Ohm's law. Ma'am, V is equals to IR. Very simple, right? Yeah. थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, डिकोड करेंगे V is equals to IR को यहाँ पे. So it is very simple, guys. अगर बोला गया कि आपके पास एक कंडक्टर है ना, और इस कंडक्टर की कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा को अगर कांस्टेंट रखा जाए, डू नॉट चेंज दिस कंडीशंस, देन करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर. ठीक है, फाइन, दिस इज ओम्स लॉ. सो अगर आप इसे हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, एक कांस्टेंट आएगा, है ना. सो दैट कांस्टेंट ओवर हियर इज R. सो V is equals to IR. R is nothing but what? Resistance of the conductor. Resistance of the conductor is R. V is the potential difference across the conductor and I is the current through this conductor. Fine. अब देखो, इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. मेन पर्पस हमारा क्या है? क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना. फाइन. तो बच्चों V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना. इसको आप लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू आर इंटू आई. फाइन. अब देखो, इसको मैं कंपेयर करूंगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स इक्वेशन से. तो y एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया है पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया है करंट, राइट. तो आपका जो लाइन बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो V वर्सेस I ग्राफ आपका जो बनेगा ओम्स लॉ में, दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है. अब यहाँ पे जो स्लोप ऑफ द कर्व है दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस. ठीक है. स्लोप कैसे पता करेंगे? ये OA लाइन है, ये OB लाइन है. OA लाइन का इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस इज थीटा A, राइट, एंड OB लाइन का इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस इज थीटा B. तो इस इंक्लिनेशन एंगल का tan ले लो तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा. जितना इंक्लिनेशन ज़्यादा उतना एंगल ज़्यादा और उतना ही tan ज़्यादा, राइट. तो यहाँ पे जिसका इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा, राइट. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसका ज़्यादा है? B का. तो B का स्लोप A से ज़्यादा होगा. ठीक है. स्लोप ऑफ B इज मोर देन स्लोप ऑफ A, राइट. नाउ स्लोप विल टेल यू अबाउट द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस ऑफ B इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ A. फाइन. So that is how you can compare two resistances of two different materials if VI graph is given. Fine. Now let's understand इसका उल्टा version, I versus V graph. Okay. You can also write this equation as I is equals to 1 upon R into V. Fine. I is equals to 1 upon R into V. अब इसे compare करो, Y is equals to mx. तो यहाँ पे y एक्सिस पे वी हैव I, x एक्सिस पे वी हैव वोल्टेज एंड m इज इक्वल टू 1 अपॉन r. यहाँ पे स्लोप जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस. फाइन. तो लुक एट दिस वन, वी हैव 3 डिफरेंट कर्व्स फॉर रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. तो R3 का स्लोप, दिस इज फॉर R2 का एंड दिस इज फॉर R1 का. तो इंक्लिनेशन सबसे कम है थीटा 3 और सबसे ज़्यादा है थीटा 1, राइट. तो यहाँ पे आपका जो एंगल होगा उसके हिसाब से हम स्लोप डिसाइड करेंगे. जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, राइट. तो स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3. बट m इज 1 अपॉन r, सो r इज 1 अपॉन m. जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, राइट. सो स्लोप किसका ज़्यादा? m1 का. तो रेजिस्टेंस किसका कम?
R1 का, देन R2, देन R3। जिसका स्लोप सबसे कम उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा। दैट इज़ हाउ यू कंपेयर रेजिस्टेंसेस इफ I वर्सेस V ग्राफ इज गिवन। दिस इज फॉर V वर्सेस I ग्राफ एंड दिस इज फॉर I वर्सेस V ग्राफ। So the substances which follows Ohm's law are known as ohmic substances and substances जो Ohm's law को follow नहीं करते are known as non-ohmic substances or non-linear conductors, right? अब देखते हैं resistance और resistivity। So resistance क्या होता है? Basically real life में resistance ऐसा दिखता है and circuit में हम इसको ऐसे draw करेंगे something like this। एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो एक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है जो हमें बताता है कि उस सब्सटेंस से करंट कितने अच्छे से पास हो सकता है, राइट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑपोजिट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट इजीली इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो थ्रू दिस फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कंडक्टर, सो इसका रेजिस्टेंस इज लेस। यहाँ पे देयर इज मोर ऑपोजिशन, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जा नहीं सकते एक एंड से दूसरे एंड पे, तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है। कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। फाइन। सो देखा गया कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फाइन। और you can say that resistance is rho L upon A, where rho is nothing but what, resistivity of the material, ठीक है। रो यहाँ पे जो है दैट इज नथिंग बट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड दैट इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपकी जो होती है दैट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस गाइस, ये सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टिविटी हो गया। रेजिस्टेंस इज रो L अपॉन A, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल पे, ठीक है, और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आपका जो रेजिस्टिविटी होता है दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वन इज मटेरियल एंड अदर वन इज टेम्परेचर। वो हम देखेंगे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अगर आप डिफरेंट लेंथ के और डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के दो कंडक्टर्स ले रहे हो ऑफ द सेम मटेरियल, रेजिस्टेंस माइट बी डिफरेंट बट रेजिस्टिविटी विल बी सेम। जैसे ही आप मटेरियल चेंज करोगे रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फाइन। सो अब देखो एक बहुत ही फेमस टाइप है जो नीट में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस n टाइम्स। तो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा, ठीक है। So you should remember this concept directly बच्चों। Let's say I have this initial conductor of area of cross section A, length L and resistivity rho। तो इसका resistance हो जाएगा rho L upon A। Fine, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको stretch कर लिया। इसको stretch करने के बाद इसका नया लेंथ आया L dash which is n times L। इसका लेंथ मैंने इंक्रीज कर दिया n times the previous one। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जाहिर सी बात है बच्चों चेंज हो जाएगा, आप खींचोगे लेंथ को तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कम होगा, राइट। एंड अगेन मटेरियल इज सेम, सो रेजिस्टिविटी विल बी सेम, सो न्यू रेजिस्टेंस R डैश विल बी रो L डैश अपॉन A डैश। L डैश तो गिवन है बट A डैश मुझे नहीं पता, तो इसके लिए हम सहारा लेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम आपका जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, बस शेप आप चेंज कर रहे हो बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, टोटल वॉल्यूम इज कांस्टेंट। So यहाँ पे initial volume is A into L and that is equals to final volume that is A dash into L dash, right? So L dash is what? NL, L से L cancel, so new area of cross section is A upon N. Fine. तो यहाँ से बच्चों R dash will be rho NL divided by A upon N and that is N squared times rho L upon A. Rho L upon A is nothing but what?
old resistance, right? So यहाँ से r dash will be n square r. Fine. So जब भी आप length को n times change करोगे, resistance will become n square times. ठीक है, उस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं. फ्रॉम 2013 अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड. ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस इज 4 ओम एंड इट इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ. मतलब हम इसका वैल्यू जो है लेंथ का, वी आर मेकिंग इट 2 टाइम्स. मतलब n की वैल्यू इज 2. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर? अब नए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना? So guys, we know that r dash will be n square into r. N square is what? 2 का square into r is 4. So this will be nothing but 16 ohm. देखो, within 5 seconds you can answer this question if you know this thing. ठीक है? So make sure that you remember this thing बच्चों. So yeah, 16 ohm is the correct answer, which is option B. एक और question देखते हैं from 2008. A wire of a certain material is stretched slowly by 10%. Its new resistance and specific resistance become respectively. Wire है certain materials का, उसको stretch किया slowly by 10%. मतलब L में 10% और add कर दिया, right? इसका नया resistance और specific resistance क्या होगा? Specific resistance बोले तो resistivity. Fine. So try this one guys. Try this one फटाफट से. देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, ये तो जाहिर सी बात है, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल, सो इट विल रिमेन द सेम. तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, राइट? न्यू रेजिस्टेंस की बात करते हैं. न्यू रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है लेंथ को कितना चेंज किया, राइट? न्यू लेंथ हो जाएगा, इफ L इज द प्रीवियस लेंथ, the new length will be L plus 10% of L, which is equal to L plus 10 divided by 100 into L, 1.1 L. ठीक है, मतलब n का value is 1.1, right? n is equal to 1.1. Resistance, new resistance will become n square times. अरे रे, इतना easy मैम. Yes. So this will be 1.1 का square into previous resistance R, right? 1.1 का square is 1.21 into R. So new resistance will become 1.21 times, है ना? So correct answer is option D. I hope this is clear. Next is conductance, right? So conductance is nothing but reciprocal of the resistance, which is 1 upon R. And its unit is ohm inverse, OHM inverse. You can write it as MHO, and its unit is Simon also. ठीक है, capital S is the representation. Next is conductivity. So reciprocal of resistivity is called conductivity sigma. 1 upon rho is sigma, and its unit is mho per meter, या फिर ओम इंटू मीटर इनवर्स, और साइमन पर मीटर. ऑलराइट, नाउ दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ वी नो सो फार इज V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट? V इज इक्वल्स टू आई आर. ओके, दिस इज कंडक्टर, L इज द लेंथ, A is the area of cross section, N is the number of free electrons per unit of volume, and electric field across this will be, let's say, E, and V is the potential difference. Okay, so यहाँ से we know V is equals to IR, rho is the resistivity मान लो, ठीक है? Yeah, तो you can write R as rho L upon A, ठीक है? That is V. Okay, so over here V upon L is I rho upon A. V upon L is nothing but electric field, ठीक है? E is equals to V upon L. तो यहाँ से you can write E is equals to I rho upon A. ठीक है? Now I upon A is nothing but J. So J rho is equals to E, and J is E upon sigma, E upon rho. 1 upon rho is sigma, so J is sigma into E. So J vector is equals to sigma into E vector. ठीक है? This is nothing but what? This is nothing but what? Your vector form of Ohm's law. Your vector form of Ohm's law.
बट स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है बच्चों, राइट? स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है. ओके, नाउ वी नो दैट I इज इक्वल्स टू N E A V D. सो यहाँ से I'll write I upon A is equals to NEVD. I upon A is J. Put this value here. So NEVD is equals to sigma E. ठीक है, VD is E tau upon M is equals to sigma E. E cancel, तो आपके पास आया sigma is and E square tau upon M and 1 upon sigma which is resistivity rho is M upon N E square tau. Right, so this is very important बच्चों. Resistivity is inversely proportional to tau. ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस में हम इसको यूज़ करेंगे दैट रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. तो यू शुड रिमेंबर दिस. Okay, so these three are very important for you. Okay, नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी. जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि रेजिस्टिविटी मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी या घटेगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो होता क्या है कि आपका जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. जब आप मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन और जोश में आके भागने लगता है और जैसे ही वो जल्दी जल्दी भागेगा वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा. तो एवरेज आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है बिटवीन टू कोलिशंस वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है. और वो डिक्रीज़ हो जाने की वजह से रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है. तो जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर अगर हम इंक्रीज़ करें, कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जिसके कारण रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाता है एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है. तो फॉर कंडक्टर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है. Now let's say at T naught temperature resistivity is rho naught, at T temperature resistivity is rho. Then rho is given as rho naught into 1 plus alpha T minus T naught, where alpha is temperature coefficient. Okay, alpha is temperature coefficient of resistivity over here. So for metals alpha is positive, है ना. metals के लिए alpha positive होता है तो उनका resistivity increase होता है with increase in temperature. For semiconductor alpha negative होता है, that is why resistivity decreases with increase in temperature. Same with insulator बच्चों, इंसुलेटर में भी अल्फा नेगेटिव आ जाएगा तो उनका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज के साथ डिक्रीज होगा. एंड इन द केस ऑफ अलॉयज रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज आल्सो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो अगर मैं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ देखूँ तो कंडक्टर का टेम्परेचर राइज के साथ बढ़ेगा, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है, राइट. सो रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. फाइन. Now look at this question from 2020 paper. We have the solids which have negative temperature coefficients of resistance are metals, insulators, semiconductors, insulator and semiconductors. Right? देखो very easy. It is based on this one. ये पूरा जो पैराग्राफ है इस पे बेस्ड है ये. Right? Metals का जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है दैट इज पॉजिटिव, इंसुलेटर नेगेटिव, सेमीकंडक्टर नेगेटिव, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर नेगेटिव नेगेटिव. यस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. नेक्स्ट इज कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर. बच्चों in real circuit you will use this type of resistor, so you can see that there is no value written over here, है ना. instead of value उन्होंने थोड़ी सी रंगोली बनाई है. यू कैन सी दैट देर आर 4 बैंड्स, ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड. ठीक है, ये बैंड्स अपनी मर्जी से नहीं बनाए हैं, जो कलर अच्छा लगा वो लगा दिया, नथिंग लाइक दैट. दिस इज कलर कोडिंग. इस कलर के बेसिस पे आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं, राइट. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर. ठीक है. सो फर्स्ट बैंड आपका जो होता है दैट विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे ब्राउन है,
सेकेंड बैंड आपका जो होगा दैट विल टेल यू अबाउट द सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट. थर्ड बैंड आपका जो है रेड ओवर हियर विल टेल यू द मल्टीप्लायर, 10 की पावर कितना मल्टीप्लाई होगा. एंड फोर्थ बैंड विल टेल यू अबाउट द टॉलरेंस, प्लस माइनस कितना परसेंट हो सकता है. फाइन. सो उसके लिए वी हैव दिस टेबल. ठीक है. सो A and B are for the first and second band. C is the multiplier that is for third band over here. So this is A वैल्यू बताएगा, ये B वैल्यू बताएगा, ये C वैल्यू बताएगा. ठीक है. देखो यहाँ पे A वैल्यू is for ब्राउन, तो ब्राउन के करस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 1. So first significant digit of this resistance is 1. B value is for black, so black के corresponding number is 0. So second significant digit of this resistance is 0. अब करेंगे into, then we have third color as red. अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है this is red. So red के corresponding C value over here is multiplier which is 10 power 2. So this is 10 into 10 power 2. अब लगेगा plus minus and fourth is gold. सो गोल्ड के करस्पॉन्डिंग जो टॉलरेंस आएगा दैट इज 5%. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. अब देखो इसके लिए सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 9 पे ख़त्म करेंगे. 0 नंबर है तो उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लायर भी 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर 7 एंड 10 पावर 9. ठीक है. जो नंबर होगा उतना ही पावर मल्टीप्लायर में भी लगेगा, इतना याद रहेगा. नाउ एक्सट्रीम कलर्स आर ब्लैक एंड वाइट. हम ब्लैक से स्टार्ट करेंगे, वाइट तक आएंगे. ठीक है. ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट. ठीक है. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, हम ये यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर दिस वन. बी इज़ फॉर ब्लैक, बी. नेक्स्ट बी इज़ फॉर ब्राउन, ROY, रेड, ऑरेंज, येलो. जी फॉर ग्रीन, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे ग्रेट. बी फॉर ब्लू एंड दैट विल बी ब्रिटेन. V for violet which is very, capital G for grey which is good, and W for white which is wife. So that is how you can remember this table. BB Roy, Great Britain, very good wife, है ना. यहाँ पे numbers will start from 0 to 9. multiplier उसके corresponding number ही लगेंगे 10 की पावर में, right. अब देखो मैम बीबी में कौन सा ब्लैक आएगा, कौन सा ब्राउन आएगा. सो इट इज़ वेरी सिंपल बच्चों. वी स्टार्ट फ्रॉम ब्लैक, वी एंड एट वाइट. सो फर्स्ट विल बी एक्सट्रीम कलर, सेकेंड विल बी एक्सट्रीम कलर, मतलब ब्लैक एंड वाइट है उसके बीच में सारे कलर आएंगे, राइट. सो फर्स्ट विल बी ब्लैक, लास्ट विल बी वाइट एंड उसके नीचे आएगा बी फॉर ब्लैक, देन बी फॉर ब्राउन, आर रेड, ओ ऑरेंज, येलो, वाई. देयर इज नो कंफ्यूजन टिल हियर. Then we have 2G, one is green and other one is grey. ठीक है. तो वाइट से पहले अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ग्रेइश कलर जो है दैट इज नॉट टू ब्राइट, राइट. सो आप वाइट से पहले ग्रे यूज करोगे एंड ग्रीन यहाँ पे आएगा, येलो के जस्ट नीचे आएगा ग्रीन. फाइन. ब्लू आपका अगेन ब्लैक ब्राउन तो हो गया, ब्लू मिडिल में आएगा एंड वायलेट एंड ग्रे एंड वाइट. सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस वन बच्चों, है ना. अपना कलर कोडिंग, अपना स्कीम आप खुद भी बना सकते हो. आई यूज दिस स्कीम की एक्सट्रीम जो कलर्स है ब्लैक एंड वाइट वो एकदम एंड में आएंगे, फिर उसके नीचे ब्राउन, ब्लैक के नीचे ब्राउन, वाइट के ऊपर ग्रे, बाकी सारा आपके साथ ऐसे ही चलता रहेगा. यहाँ पे बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, दैट्स इट. फर्स्ट बैंड इज करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकेंड बैंड इज सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट, थर्ड बैंड विल टेल यू द मल्टीप्लायर एंड फोर्थ बैंड विल टेल यू द टॉलरेंस. सो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हैं. या तो यूल गेट अ गोल्डन बैंड 5% टॉलरेंस, सिल्वर 10% एंड इफ देयर इज नो बैंड देन इट इज़ 20%. ठीक है. अगर गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10% और कोई बैंड ही नहीं है तो 20% टॉलरेंस आएगा. फाइन. लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ऑन फ्रॉम 2020 पेपर.
we have this color code of a resistance is given, yellow, violet, brown and gold. तो गोल्ड के करस्पॉन्डिंग 5% आ गया, 5% आ गया, 5% आ गया, मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। येलो, येलो के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कलर कोड BB रॉय, ये आपका येलो आ गया 0 1 2 3 4। सो येलो के करस्पॉन्डिंग नंबर इज 4, सो इट विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। देन वी हैव वायलेट, सो BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। सो दिस इज BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। सो 5 6 7 8 9, ठीक है। सो यहाँ पे वायलेट के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है दैट इज 7, देन इनटू आएगा, दिस इज ब्राउन, ब्राउन के करस्पॉन्डिंग ब्लैक ब्राउन जो मल्टीप्लायर होगा दैट इज 10 पावर 1 एंड टॉलरेंस विल बी 5% सिंस वी हैव गोल्ड बैंड। So this will be 470 ohm into plus minus 5%. So correct answer will be option D. I hope this is clear guys. ठीक है, अब देखो, let's do this one. From 2018 paper, we have carbon resistor 47 plus minus 4.7 kilo ohm. मतलब this is 47 into 10 power 3 plus minus 4.7 into 10 power 3 ohm, ठीक है, fine. So this is the value of the given resistor, ठीक है। So first is 4, then 7, then multiplier is 10 power 3 and you can see that this plus minus is 10% of the given value. तो टॉलरेंस आपका जो है that is 10%, so fourth band should be silver. तो या तो ये होगा या ये होगा, this and this is not possible, ठीक है। Again let's find BB रॉय, तो 0 1 2 3 4, येलो के करस्पॉन्डिंग 4 नंबर है तो फर्स्ट बैंड शुड बी येलो। देन वी हैव 7, सो ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सो इट इज 5 6 7, सो 7 पे वी हैव वायलेट, सो V is the second color, multiplier is 10 power 3, तो 3 के corresponding number is orange, so third band should be orange and we have tolerance is 10%, so fourth band should be silver, right? So yellow, violet, orange and silver, so yeah, option B is correct. I hope this is clear guys, ठीक है। So yeah, that is it for today's session. I hope you enjoyed this session, और अगर आपने इस सेशन को अच्छे से enjoy किया है, so guys like, share and subscribe to our channel and let's crack NEET together. We are here for you. Just आपको एक ही चीज़ करना है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। और बहुत ही जल्दी मैं आपको मिलूँगी on today is Tuesday, right? So Thursday को I'll see you again at 11:30 with the new concept of current electricity, right? So take care everyone. Bye bye.